हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज अकाउंट्स में, क्योंकि हम कोर्स को लगभग ख़त्म होने की तरफ चल चुके हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे इस पूरी सिलेबस का। तो क्योंकि ये 20 मार्क कैरी करता है, तो इस 20 मार्क्स में जो प्रोजेक्ट फाइल होती है वो हमारी 4 नंबर के आसपास की होती है। तो आज की जो ये मेरी वीडियो है ये उसी प्रोजेक्ट पर है, क्लास 12th अकाउंटेंसी और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, क्योंकि इस साल सीबीएसई ने सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही कहे हैं बनाने को। तो उसमें सेगमेंट एनालिसिस जो एक बहुत पॉपुलर और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट वर्क होता है, आज ये वीडियो उसी के ऊपर है और ये आपको प्रोजेक्ट बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगी अगर आप आखिर तक देखेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद प्रिपेयर की है। मैंने वीडियो जो है वैसे ही नहीं कि किसी स्टूडेंट की लेकर उसके बेस पर इसको बनाया है, ये मेरे द्वारा खुद बनाई गई है। कोशिश की है कि आपको वो प्रॉपर गाइडेंस मिल सके जो एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम प्रोजेक्ट वर्क जो अकाउंटेंसी में है और उसमें भी सेगमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जब हम शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो हमें स्कूल का नाम देना ज़रूरी होता है। जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, सो एंड सो जो भी आपका स्कूल का नाम है। एक बच्चों इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर होता है वही यहाँ पर लिखा जाता है। आपके स्कूल का क्या रोल नंबर है वो यहाँ पर कभी भी लिखा नहीं जाता जब हम प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई को सबमिट करनी होती है। सेशन 2020-21 है तो वो आप लिखेंगे अगर इस साल के लिए है, जो भी सेशन आपका होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट है तो उसको लिखोगे किस चीज़ के ऊपर ये प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, उस टॉपिक को यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ता है। किसने बनाई है, आप स्टूडेंट अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे एंड किसको वो सबमिट कर रहे हैं उन सब्जेक्ट टीचर का नाम वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका फ्रंट पेज होता है जिसको आप जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसका कंटेंट आपके सामने रखा है। नेक्स्ट जो पेज होता है वो हमारा एक्नॉलेजमेंट का होता है, जहाँ स्टूडेंट एक्नॉलेज करता है कि जो भी इस प्रोजेक्ट को बनाने में जिसने भी उसकी मदद की है, चाहे वो उनके टीचर हों, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे और कोई उनके साथी हों, या जो भी XYZ जिसने भी उनकी इस प्रोजेक्ट को बनाने में मदद की है वो उनको एक्नॉलेज करता है उसको। तो ये एक उसकी प्रॉपर लैंग्वेज होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी जब फाइल बनाएं तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साइन करेगा स्टूडेंट इसके ऊपर, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट स्टूडेंट दे रहा है तो साइन भी किसके होंगे, स्टूडेंट्स के। फिर आता है एक सर्टिफिकेट जो एक सब्जेक्ट टीचर देते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये इस सेक्शन का, इस क्लास का स्टूडेंट है और इसने मेरी गाइडेंस में, मेरे सुपरविज़न में इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर वे में बनाया है। मैंने इसकी जितनी भी जैसी भी ज़रूरत थी प्रोजेक्ट की, उसकी गाइडेंस और सुपरविज़न मैंने इसको उन स्टूडेंट्स को मैंने दी है। और उसके बाद इस पर आपके सब्जेक्ट टीचर साइन कर देते हैं, तो ये सर्टिफिकेट कहलाता है। फिर शुरू होता है हमारा प्रोजेक्ट। तो आप बताओगे कि आप क्या बना रहे हो। जैसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लिख देंगे और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लिख कर हम बताएंगे कि ये किसके ऊपर है, सेगमेंट एनालिसिस के ऊपर, और किसका है उस पर्टिकुलर कंपनी को भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने डाबर इंडिया लिमिटेड ली है और 2019-20 का जो सेशन था उसके ऊपर है। और डाबर इंडिया की जो पिक्चर्स हैं बेटा, देखो एक पेज हमारा जो होता है लाइनिंग का होता है, एक पेज हमारा ब्लैंक होता है। तो आप कोई भी पेज ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, हर पेज पर आप जो भी कंपनी आपने ली है, जो भी डाटा है उसकी पिक्चर वहाँ पर लगाएंगे। अभी मैं ये क्योंकि स्लाइड में बना रहा हूँ तो मैंने इसी पर यूज़ कर रखी है। आप जो इसका ब्लैंक पेज है उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, उसको कवर करते जाएंगे जिन भी चीज़ों से वो कवर होगा, क्योंकि आगे बार डायग्राम ग्राफ बनेंगे इसमें, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इन केस अगर कोई खाली पेज है तो आप उस पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको इंडेक्स देना होता है। इंडेक्स का मतलब कि कहाँ कहाँ किस किस पेज पर क्या क्या चीज़ें आपकी या क्या क्या टॉपिक आपने कवर कर रखे हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ इंडेक्स में लिख देते हैं अप टू द एंड, लास्ट तक, और फिर आपके टीचर उस पर साइन कर देते हैं।
फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे जिसके ऊपर आप ये प्रोडक्ट जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको, इसके बीच में चाहें तो आप क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हम कर रहे हैं तो थोड़ा उसका भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसके अंदर हम जो है सेगमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो इस तरीके से बनाएंगे। मैंने इस कंपनी को लिया है और इस कंपनी की जो ये डाटा मैंने यहाँ पर लिया है जिसको हम सेगमेंट वाइज डाटा कहते हैं, ये आपको इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। देखिए ये सेगमेंट होते हैं, तो जब कंपनी सेगमेंट में होती है तो वो कई टाइप के प्रोडक्ट को बनाती है। जैसे अभी डाबर जो कंपनी है वो कंज्यूमर केयर बिजनेस के अंदर है, फूड बिजनेस के अंदर है, और जो और छोटे मोटे उनके सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर है, और कुछ ऐसा भी रेवेन्यू है जो अनअलोकेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। तो इन बेस पर आप ये 4 सेगमेंट लेकर हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो सेगमेंट जब भी मिलेंगे आपको इसी तरीके से मिलेंगे। तो जब आप सर्च करेंगे डिफरेंट सेगमेंट वाली जो वो है हमारी कंपनीज, तो आप उनको ईजिली सर्च कर सकते हैं नेट से, और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उनको डाउनलोड कर कर उस पर आप रियल डाटा के ऊपर ये प्रोजेक्ट को बनाएंगे। मैंने अभी जो प्रोजेक्ट बनाया है वो क्वार्टर के ऊपर बनाया है, और जो क्वार्टर है वो 4th क्वार्टर है। आप जब प्रोजेक्ट बनाएं तो आप अपने हिसाब से उस डाटा को चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको ये गाइड करना था, ये दिखाना था कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाएंगे। आप इसके ऊपर कब नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे या तो इसी पे जाना है तो ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर्स हैं, इनके ऊपर आप बना सकते हैं, नहीं तो आप कंपनी ही चेंज करेंगे। कंपनी को चेंज करके आप बनाइएगा, ईजिली बन जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको मेथड बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से उसको बनाएंगे। तो ये एक डाबर इंडिया कंपनी की पूरी स्टेटमेंट थी जहाँ पर सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लाइबिलिटी तक के पार्ट दिए हुए थे, वो मैंने इस प्रोजेक्ट में सेगमेंट में यूज़ किया है उसको। अब देखिए सेगमेंट एनालिसिस ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड शुरू होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, जो लास्ट क्वार्टर है उसके ऊपर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ। ये आप जो लाइनिंग वाला पेज है उस लाइनिंग वाले पेज पर आप ये काम करेंगे। ये आपको लाइनिंग वाले पेज में लिखना है, इस बात को आप याद रखना। जो आपके लाइन वाले पेज होते हैं आप उसके ऊपर इस डिटेल को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लाइनिंग का पेज है जो हम वो पीछे देख रहे थे। ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी ब्लैंक पेज पर आप पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके ब्लैंक पेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो हेयर इज़ द सेगमेंट है एनालिसिस हम कर रहे हैं डाबर इंडिया लिमिटेड का विद रेफरेंस टू रिवेन्यू, रिजल्ट को हम प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ पर एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखो तो हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि वेरियस सेगमेंट में डाबर इंडिया लिमिटेड ने उस पर्टिकुलर क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है और क्या वो जस्टिफिकेबल है या नहीं है। पीरियड जो अंडर जो स्टडी है, मैंने इसीलिए क्वार्टर लिखा है, वो क्वार्टर लिया है मैंने, और उसकी कंपैरिजन उसी के जो प्रीवियस ईयर का वो था क्वार्टर उससे करी है। देखिए ऐसे मैंने आपको लगा रखा है यहाँ पर 31 मार्च 2020 ये वाला, और इसका कॉरस्पॉन्डेंस जो क्वार्टर एंडेड हुआ है 31 मार्च 2019, इनके बीच में कंपैरिजन की है। फिर टूल ऑफ एनालिसिस, जब मैं सेगमेंट वाइज अपनी डिटेल बना लूँगा, अपना प्रोजेक्ट बना लूँगा, तो फिर एक रेशियो लेके मैंने आपको समझाया है कि आप टूल्स ऑफ एनालिसिस में अकाउंटिंग रेशियो को कैसे यूज़ कर पाएंगे, और फिर सोर्स क्या हैं जिनके बेस पर आप इस प्रोजेक्ट को बना रहे हो वो आप यहाँ पर शो कर दोगे। तो देखिए ये सबसे पहले मैंने वहाँ से उठाया, उसी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से रेवेन्यू के बारे में ये डिटेल दी हुई थी। ये तो था क्वार्टर जिसको हम बेस बनाकर या जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, और ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर है लास्ट ईयर का। तो उन दोनों फिगर्स को मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये सारी फिगर जो हैं ये रेवेन्यू की हैं। तो अभी हम जो सेगमेंट को एनालाइज करेंगे वो रेवेन्यू सेगमेंट है, मतलब कि सेल सेगमेंट है। तो आप देखो यहाँ आप दिख रही है आपको, ये भी आप लाइन वाले पेज पर ही काम करेंगे। ये भी आपको किसके ऊपर करना है, लाइन वाले पेज पे। तो इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। लाइन वाले पेज पर आप इसको बना लेंगे। देखिए फिगर्स हैं, आप फिगर्स को अगर आप यहीं पर स्टडी करें तो आप पाओगे कि ये वाला इस साल का हमारा क्वार्टर है, यहाँ सारी फिगर्स जो हैं वो लास्ट वाले क्वार्टर के मुकाबले जो हैं कम है, डिक्रीज़ हो गई हैं। तो ये एक एजम यहाँ से एक हमें दिख रहा है कि आप जो डाबर इंडिया लिमिटेड है उसने जो लास्ट क्वार्टर जो पिछले साल परफॉर्म किया था उसके मुकाबले इस साल उससे कम किया है।
इसी को बस हम अपनी अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में शो कर देते हैं। देखिए शो हो गया है। यहाँ तो सिर्फ ये बताया गया है आपका कि कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट कितने परसेंट जो है रिवेन्यू को जनरेट करता है फॉर डाबर इंडिया लिमिटेड। तो आप पाओगे सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू जनरेट करने वाला हमारा सेक्टर है जिसकी परसेंटेज 83.8 है वो कंज्यूमर केयर बिजनेस है। तो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है? कंज्यूमर केयर बिजनेस से। सबसे कम अगर आप देखोगे तो वो अनअलोकेटेड अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू है, जहाँ से बहुत ही नॉमिनल रिवेन्यू हमारे पास आ रहा है। जैसे देखिए 5.3, और ये सारी फिगर जो हैं ये करोड़ में है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि एवरी फिगर जो यहाँ पर हम ले रहे हैं ये करोड़ की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर हमारा फूड एंड बिजनेस है और थर्ड जो है वो अदर सेगमेंट है। ये तो हो गया कि उस पर्टिकुलर क्वार्टर की सेगमेंट एनालिसिस थ्रू पाई चार्ट। ये पाई चार्ट आप जो है प्लेन पेज पर पेस्ट करेंगे इसको बनाकर, ठीक है। अब इसी को मैं पिछले साल के क्वार्टर से यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने पिछला भी लिया है और इस साल का भी लिया है। ये जो है ये प्रीवियस ईयर है हमारा, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। यहाँ कलर से नीचे बता रखा है कि कौन सा कब का है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि हमेशा ये इस पूरे सिचुएशन में डाउन जा रहा है। हर एक जो इसकी फिगर है वो डाउन है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, पर डाउन है। अब वो चाहे कंज्यूमर केयर बिजनेस हो, फूड बिजनेस हो, या अदर सेगमेंट हो, या अनअलोकेटेड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो। तो ये मैंने बार ग्राफ से इसको बनाया है। आप इसको भी जो हमारा वाइट पेज है उस पर आप इसको शो करेंगे और इसी के सामने वो सारा डाटा लिखेंगे लाइन वाले पेज पर कि ये डाटा कैसे कैसे आपने लिया है और उसको आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू सेगमेंट का कंपैरिजन बिटवीन द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर क्वार्टर, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो इसी को हम सिर्फ यहाँ पर बताएंगे कि हमने क्या एनालाइज किया जब हम इसको देखते हैं। तो एनालिसिस को जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे कि जो इस डेट पर क्वार्टर एंड हो रहा है वहाँ तो हमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी सेगमेंट से रिवेन्यू आ रहा है तो वो हमारे कंज्यूमर केयर बिजनेस से आ रहा है जो 83.8 है। दूसरे नंबर पर हमारा 14.3 के साथ फूड बिजनेस है और इन दोनों की मिलकर परसेंटेज है 98.81। तो सारा जो मेन रिवेन्यू है डाबर इंडिया का वो इन्हीं दो बिजनेसेस से आता है, ठीक है। अब अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस पे जाता हूँ तो कंपैरेटिव एनालिसिस में मुझे पता चलता है कि डिक्रीज़ है पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले। करंट ईयर की जो फिगर्स हैं वो सारी डिक्रीज़ हैं, सारी फिगर जो हैं डिक्रीज्ड हैं। नेक्स्ट वाले में मैं ये बताऊंगा कि कितने परसेंट डिक्रीज़ है। तो आप पाओगे कि जो हमारा सबसे मेन रिवेन्यू सोर्स जनरेशन का है वो 20.45 से डिक्रीज्ड है। पर अगर फूड एंड बिजनेस में जाऊं तो ये उससे भी ज़्यादा डिक्रीज़ है। तो आप पाओगे कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में जो फूड बिजनेस सेगमेंट है वो 26.25 डाउन गया है, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले अगर आप जो मेन सेक्टर देखें जहाँ से मेन रेवेन्यू आ रहा है वो 20.45 गया है। तो कंज्यूमर केयर सेगमेंट ने फिर भी इतना बैड परफॉर्म नहीं किया जितना फूड बिजनेस ने किया है। तो ये हो गया उस एनालिसिस, उस रेवेन्यू का जो मैंने आपको इस सेगमेंट में डिफरेंट जो सेगमेंट हैं डाबर के उसके बारे में बताया। ऐसे ही आप इसको सारे को जो लाइनिंग वाला पेज है उस पर आप इसको बताएंगे और साथ वाले पेज अगर ब्लैंक है तो उस पर आप पिक्चर को पेस्ट करेंगे। अब वो चाहे बार ग्राफ की हो और चाहे वो डाबर इंडिया की दूसरी कोई पिक हो। ऐसे ही फिर अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये हमें इस नाम से गिवन था, रिज़ल्ट के नाम से, और रिज़ल्ट को ही प्रॉफिट कहा है क्योंकि आप इसको देखोगे तो रिज़ल्ट का मतलब होता है कि जितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से आप जो एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल में से अगर एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो क्या बचता है, प्रॉफिट। तो रिजल्ट का मतलब वो प्रॉफिट है। तो अब हम प्रॉफिट वाले सेक्शन की या सेगमेंट वाले सेक्शन की और रिजल्ट वाले सेगमेंट की हम एनालिसिस करेंगे। तो जब आप इसको देखोगे वहाँ पर तो 3 में ही ये गिवन है, कंज्यूमर केयर बिजनेस, फूड बिजनेस और अदर सेगमेंट। यहीं से हमें
ये प्रॉफिट का डाटा है जो करंट ईयर का है, और ये प्रॉफिट का डाटा है जो प्रीवियस ईयर का है। फिर क्लियर कट आपको दिखता है कि लास्ट ईयर ज़्यादा था, इस साल कम है, फूड बिजनेस में ज़्यादा है, ये हमें दिख रहा है। इसी को हम प्रेजेंट कर देंगे अपने एक पाई चार्ट के माध्यम से, जहाँ पाई चार्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रॉफिट का रियल परसेंटेज है वो कंज्यूमर केयर बिजनेस ही है अभी भी। फूड बिजनेस के पास ये वाला पोर्शन है जो ठीक ठाक है, पर मेन अभी भी कहाँ से आ रहा है आपका, कंज्यूमर केयर बिजनेस से ही आ रहा है। ये पाई चार्ट आप बना देंगे प्लेन पेज पर, बार बार यही बात बता रहा हूँ। अब इसकी कंपैरिजन है प्रीवियस ईयर से, देखिए प्रीवियस ईयर ज़्यादा था, करंट ईयर डाउन है, तो ये आपको मिलेगा। ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा करंट ईयर है, तो हर एक की परसेंटेज आपको डाउन मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है, अगर इसको हम स्टडी करते हैं तो ये देखिए यहाँ ना माइनस में भी जा रहा है, प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस में पहुँच गई है। तो आप ऐसा भी सेगमेंट पाएंगे जो लॉस में जा रहा है, देखिए ब्रैकेट लगने का मतलब वो लॉस में है। तो ये भी हमें यहाँ से पता चलता है कि पिछले साल जहाँ ये 1.35 करोड़ जो है वो प्रॉफिट दे रहा था, सारी फिगर जो है वो करोड़ में है, अब की बार यहाँ पर 0.96 का क्या है, लॉस है, बाकी तो डाउन गए ही गए हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस था, इसके बाई बेस पर फिर आप इसको यहाँ पर जो है रिटन वर्क में लाइन वाले पेज पर बता दोगे, किसका, आप रिजल्ट वाले सेगमेंट का बता रहे हैं। तो 95% रेवेन्यू हमारे कंज्यूमर केयर बिजनेस से आ रहा था, 4.9 हमारे फूड बिजनेस से आ रहा था, और तीसरे में तो प्रॉफिट था ही नहीं, इसलिए दोनों की परसेंटेज क्या हो गई, 100 हो गई। तो दोनों से ही हमें 100% जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो मिल रहा है, बाकी एक जगह जो है हमारा लॉस है। तो मेन सोर्स ऑफ जो प्रॉफिट अर्निंग है वो कंज्यूमर केयर बिजनेस ही है। फिर वही देखें तो डिक्रीज़ है, जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है, और रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट या रिजल्ट है, वो तीनों सेगमेंट में वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले डिक्रीज़ है, डाउन गया है। कितना डाउन गया है, अगर कंज्यूमर केयर बिजनेस देखा जाए तो 25.81% डाउन गया है, और अगर फूड बिजनेस को देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 50% डाउन गया है। तो ये हमें बताता है कि फूड सेगमेंट ने ज़्यादा वर्सली परफॉर्म किया है, तो इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब तीसरे पर जब हम जाते हैं तो मैंने ये जो एनालिसिस है ये पोर्शन छोड़ दिया है, ग्राफ जरूर बनाए हैं आप, एनालिसिस जब अपना बनाएंगे तो उसको ज़रूर दिखाएंगे। तो तीसरा मैंने लिया सेगमेंट जो है वो एसेट्स का है। एसेट्स का मतलब जो इन पर्टिकुलर सेगमेंट में आपकी एसेट लगी हैं, माइनस करने के बाद वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी थे, सारे एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद इतना पैसा अब एसेट के रूप में आपके पास है इन पर्टिकुलर सेगमेंट में डाबर इंडिया के, तो वो कहलाती हैं हमारी सेगमेंट की एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो एक एसेट के नाम से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यूज़ की जा रही हैं, और इनका यूज़ कर कर भविष्य में ये क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्निंग करेंगे। तो अपना ऑपरेटिंग जो है वो इन्हीं के बेस पर चलाएंगे। तो यहाँ आप देखो तो यहाँ एक सरप्राइजिंग चीज़ मिलती है कि अनअलोकेटेड जो रिसोर्सेज हैं हमारी वो सबसे ज़्यादा हैं। कंज्यूमर केयर बिजनेस दूसरे नंबर पर है, अच्छी खासी लगी हुई हैं, पर जो एसेट्स अनअलोकेटेड पोर्शन में या सेगमेंट में लगी हैं वहाँ से ना तो प्रॉफिट आ रहा ना रेवेन्यू आ रहा। तो ये एक इनके लिए, डाबर इंडिया के लिए एक सोचने वाली चीज़ है कि ये पैसा किस चीज़ में लगा हुआ है, क्या इसको किसी दूसरी जगह पर हम मूव कर सकते हैं सो दैट हम अपने रेवेन्यू को और सेल को बढ़ा सकें। फूड बिजनेस में भी ठीक ठाक पैसा लगा हुआ है एसेट के रूप में, तो एसेट इतनी अभी उनके पास भी हैं, अदर सेगमेंट के पास भी 36.52 है करंट ईयर में, पिछले साल वो 35.1 था। तो देखो आप एसेट देखो तो आपको एक पॉजिटिव मूव मिलेगा कि हर चीज़ जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी आपको, हर चीज़ जो है वो इंक्रीज़ है, मतलब कि आपके एसेट में अलोकेशन इस बार ज़्यादा हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पर ना तो मुझे रेवेन्यू वहाँ पर दिखा, ना ही मुझे वहाँ से प्रॉफिट उतना दिखा। तो ये अब पाई चार्ट जो है ये बताता है कि किसका कितना पोर्शन है। तो आप पाओगे अनअलोकेटेड शेयर जो सेगमेंट है उसके पास 60.9% एसेट्स हैं, जबकि जो हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है या सोर्स ऑफ प्रॉफिट है उसके अंदर 32.8% लगा हुआ है, और बाकियों में तो उससे भी छोटा हिस्सा है। तो ये पाई चार्ट के थ्रू आप प्रेजेंट करेंगे। अब इसी की कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पर होगी, तो आप पाओगे पिछले साल के जो कंपैरिजन है ये इंक्रीज्ड है, बड़ी हैं
एसेट आपकी क्या हुई हैं, बड़ी हैं, तो आप इस चीज़ को वहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपकी जितनी एलोकेशन है एसेट्स के अंदर वो इंक्रीज़ हुई हैं, और जो एसेट एलोकेशन अनअलोकेटेड उसमें है उसको ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए और उसको शिफ्ट करना चाहिए किस तरफ, जो ये हमारे कंज्यूमर केयर बिजनेस और फूड बिजनेस है, जहाँ पर भी ज़्यादा प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। फिर ये असल में लाइबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ ये वर्ड गलत लिखा गया है, तो इसको आप एक टाइपिंग मिस्टेक मानकर भूल जाइएगा। लाइबिलिटीज़ के बारे में बात की जा रही है। लाइबिलिटीज़ अगर देखो तो कंज्यूमर केयर बिजनेस की ज़्यादा है, जबकि लाइबिलिटी अनअलोकेटेड में दूसरे नंबर पर आती हैं, फूड बिजनेस थर्ड और ये फोर्थ। तो लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में जो कंज्यूमर केयर बिजनेस है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, और ये इस साल नहीं था, पिछले साल भी फर्स्ट था। हाँ, डाउन जरूर गई हैं, ये ज़रूर आप मेंशन करेंगे, और डाउन सारों में मिलेगी आपको। यहाँ इंक्रीज़ है, यहाँ बढ़ रही है, ठीक है, लाइबिलिटी। बाकी अगर आप देखो तो डाउन है, ये भी थोड़ा इंक्रीज़ कर रही है। तो दो लास्ट के इंक्रीज़ हैं, ये दोनों क्या हैं, डाउन है, जहाँ पर लाइबिलिटी पिछले क्वार्टर के मुकाबले क्या हुई है, कम हुई है। इसी को हमें मेंशन भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो 31 मार्च 2020 का डाटा है उसका पाई चार्ट बनाया जाता है, जो जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए 50.4 जो है वो पाओगे आप कंज्यूमर केयर बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज़ हैं, और 34.6 जो है अनअलोकेटेड है, जिनके पास सबसे ज़्यादा कवर करने के लिए एसेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ थोड़ा सा एसेट कम है पर लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे। ये आ गया उसका कंपैरेटिव ग्राफ, जो हमें ये बताता है कि लाइबिलिटी 2 में डिक्रीज़ है, ये रही। यहाँ ज़रूर ये क्या है, आप देखोगे तो इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये ऐसी जगह थी जहाँ पर वो इंक्रीज़ हो रही थी। तो ये आपको लाइबिलिटीज़ का बार ग्राफ बनाकर आप इसको दिखा सकते हो, और फिर उसका जो एनालिसिस जैसे मैंने किया है आप उस तरीके से कर सकते हो। अब क्योंकि हमने वहाँ पर रेशो एनालिसिस लिखा था, तो इसलिए हमने एक रेशो ली है और उस बेस पर मैंने आपको एनालिसिस कर दिखाया है। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाली है रिवेन्यू से, और जो रिज़ल्ट है उसको प्रॉफिट है, तो उन दोनों को बेस पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला आपको पता ही है कि ग्रॉस प्रॉफिट यही है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा डिवाइडेड बाय सेल इनटू में 100 होता है, तो ये उसकी परसेंटेज आती है। यहाँ पाओगे आप नेगेटिव परसेंटेज भी है। तो जब इनको ग्राफ बनाओगे आप तो वो इस तरीके से शो होगा। ये देखिए यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की परसेंटेज है, यहाँ इन दोनों की है। तो ये हमारा क्या है, रेवेन्यू, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज है। तो देखिए आप 29.98 जो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है करंट ईयर, देखो इस साल के, वो किस में से आ रहा है, कंज्यूमर केयर बिजनेस में से, फूड में से 9.1 है, और ऐसे ही यहाँ जाओ तो ये नेगेटिव है, प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस जा रहा है, और इसमें से अनअलोकेटेड में से तो प्रॉफिट आता ही नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो ये एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को प्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया। इसी को फिर आप इस तरीके से, जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप उस तरीके से एनालिसिस करेंगे। फिर आप पिछले साल पे जाएं, 2019, क्योंकि इसका भी ज़रूरी है। तो 2019 में आप पाओगे कि कंज्यूमर केयर बिजनेस 31% जो है 1.3% प्रॉफिट दे रहा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये 12.8 थी और ये 6.3 थी। तो इस साल से कंपेयर करें तो ये तीनों डाउन है, देखिए 29, 9 और नेगेटिव, ठीक है। तो पिछले साल ज़्यादा अच्छा क्वार्टर था आपका, ठीक है, और एसेट कम लगी हुई थी पर क्वार्टर अच्छा था। परसेंटेज क्या थी ग्रॉस प्रॉफिट की, अच्छी थी, उसको मैंने यहाँ पर ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया है। तो जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आप इस चीज़ को बताओगे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तीनों ही सेगमेंट में, चौथा सेगमेंट तो प्रॉफिट कमा कर ही नहीं देता, इसलिए वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकल भी नहीं रही, जबकि वहाँ एसेट सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखकर वहाँ पर एनालिसिस में लिखेंगे, फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन में इस तरीके से ऑब्जर्वेशन दे देंगे, जो भी आपको ऑब्जर्व वहाँ पर आपने किया। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। ये भी बताया है कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट की डाउन गई है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में, वो फूड बिजनेस की है, 3.78% से डाउन गई है। तो इन सब चीज़ों को आप मेंशन कर कर ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर लिख देंगे, और फिर जब प्रोजेक्ट एंड की तरफ बढ़ता है तो हमें कंक्लूज़न लिखनी होती है। तो कंक्लूज़न में भी आप पॉइंट देंगे। अभी मेरे सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट वही पुराने किए हुए हैं, ये नहीं आएंगे। आप इसकी जगह कंक्लूज़न में ओवरऑल कंक्लूज़न जो भी आपने इस प्रोजेक्ट से निकाली
वो आप यहाँ पर कंक्लूज़न में लिखेंगे, और वो लिखना कंपलसरी होता है, इस बात को आप याद रखना। कंक्लूज़न आप दोगे, कंक्लूज़न देने के बाद आपको सिर्फ एक बिब्लियोग्राफी देनी होती है। बिब्लियोग्राफी का मतलब है कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्स मटेरियल यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब वो चाहे नेट हो, वो चाहे कोई न्यूज़पेपर हो, वो चाहे कोई साइट हो, जो भी, जैसे भी आपने कोई बुक यूज़ की हो, जो भी यूज़ किया हो, तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे बिब्लियोग्राफी में। तो इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर एंड हो जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सेगमेंट एनालिसिस का ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे और अपने स्कूल में उसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।